हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू थ्योरी मास्टर्स लर्निंग। कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? हाँ, पता है मूड नहीं कर रहा है ना पढ़ाई करने का, एग्जाम्स की इतनी अनसर्टेनिटी है। पर क्या करें, जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाती हम तो यही अज्यूम करेंगे कि एग्जाम्स हैं और पढ़ते रहेंगे। यस, सो हियर वी आर विद अनदर कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो। आप में से जेनिल ने रिक्वेस्ट की थी मुझे कि मैम, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स, इसका क्या मीनिंग है उस कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो करना, एंड ऑल्सो हाईलाइट द फ्यू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। So here I am discussing the concept of holder and holder in due course. इस वीडियो में हम बेसिकली इनके मीनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उसी में से हमें पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस भी मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, अब एक होल्डर कौन होता है? नाउ आई हैव आइडेंटिफाइड 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होल्डर। अगर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें प्रेजेंट है, देन दैट पर्सन इज कॉल्ड एज द होल्डर ऑफ द instrument. Holder is defined under Section 8 of the Negotiable Instruments Act 1881. अगर तीनों में आपको yes आता है तो आप उस पर्सन को होल्डर मान सकते हो। अगर एक में भी नो आ गया ना, then that person is not the holder. I will first explain the concept to you and then we will apply that in examples. ठीक है, तो होल्डर कौन होगा? देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की बात हो रही है। दिस एक्ट अप्लाइज टू 3 negotiable instruments only, that is the promissory note, bill of exchange and check. So who is a holder of either promissory note, bill of exchange or check? Any person who is in possession of the instrument. Now what is the meaning of possession? Possession मतलब अपने पास रखना। Okay, to hold the instrument. Possession कैसे पता लगेगी हमें? स्टूडेंट्स, पोजेशन जाती है डिलीवरी से। ओके, डिलीवरी से हम पोजेशन को इधर उधर ट्रांसफर करते हैं। Now this delivery may be either actual delivery or constructive delivery. What is actual delivery? तो मान लो कि मैंने आपको रेंट का चेक दिया। ठीक है, मैंने आपको रेंट का चेक दिया, तो मैं आपके घर पे आई और मैंने कहा कि मैडम ये रहा रेंट का चेक, इस महीने का रेंट है। तो मैंने वो इंस्ट्रूमेंट आपके पोजेशन में दिया है, एक्चुअल पोजेशन में दिया है। अच्छा, आप मेरे पास फीस लेकर आते हो, तब बोलते हो मैम ये हमारे फीस का चेक है। तो आप मेरे ऑफिस में आए, आपने मुझे फीस का चेक दिया, इट मीन्स आपने मुझे एक्चुअली उसकी पोजेशन दी है। सो दैट इज नोन एज एक्चुअल पोजेशन, एक्चुअल डिलीवरी। तो पोजेशन इज नथिंग बट डिलीवरी, उसी से ट्रांसफर होती है पोजेशन, विच मे बी either एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी? कंस्ट्रक्टिव मीन्स मैंने एक्चुअली में आपको नहीं दिया है वो चेक, but I have done something which has the effect of delivering the check to you. Now let's say कि वो रेंट का चेक था। वो रेंट के चेक को ना मैंने एक बॉक्स में रखा और आके आपको उस बॉक्स की चाबी दे दी। चाबी दे दी मतलब आपको चेक ही दे दिया ना। उस बॉक्स की चाबी देना मतलब एक्चुअली चेक नहीं देना है, बट आई हैव डन समथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द पोजेशन टू यू, दैट इज ऑल्सो डिलीवरी। तो मैंने पोजेशन दी है, एक्चुअल हो कंस्ट्रक्टिव हो। आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट है, या तो एक्चुअली वो इंस्ट्रूमेंट है या उसकी चाबी है या कुछ ऐसा है। किसी ने आपको कॉल कर दिया, सर आपका चेक मेरे पास पड़ा है, आप जब भी आओगे ना तो वो चेक लेते जाना। वो एक्नॉलेजमेंट देना भी एक तरीके की कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। ओके, सो द पर्सन शुड बी इन possession. The second requirement is that the person should be entitled to that possession. Entitled means he must have the legal right. Legal बोलो, lawful बोलो, दोनों एक ही है। He must have the legal right to that instrument. मुझे हक है वो इंस्ट्रूमेंट अपने पास रखने का। अगर सपोज मुझे वो इंस्ट्रूमेंट का बेनिफिट नहीं मिला ना, तो मेरे पास केस फाइल करने की भी राइट है। सो आई शुड बी लीगली एंटाइटल्ड टू दैट इंस्ट्रूमेंट। तो लीगल एंटाइटलमेंट होनी चाहिए, लीगल या लॉफुल आप बोल दो, राइट होनी चाहिए। अगर मुझे वो राइट नहीं मिली तो मैं केस कर सकूं, ऐसी राइट है मेरे पास। द पर्सन शुड हैव द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम, मेरे नाम पे वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए।
अगर तीनों में यस आता है देन आई एम द होल्डर। अच्छा वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से कि मैंने आपको एक चेक दिया, रेंट का चेक, तो उस पे लिख दिया पे ए और मैंने साइन कर दिया और ये चेक लाके आपको दे दिया। इट मीन्स आपके पोजेशन में वो चेक है, टिक। आपके नाम पे वो चेक है, वो भी टिक। अच्छा थर्ड रिक्वायरमेंट है, यू मस्ट बी एंटाइटल्ड टू द पोजेशन। एंटाइटलमेंट मतलब आपको राइट है वो चेक अपने पास रखने की। क्यों? क्योंकि आपके नाम का चेक है। मुझे आपको रेंट देना था, आपके पास लीगल राइट है। मैं कैश नहीं लेकर आ रही, मैंने आपको चेक दे दिया, चेक आपके नाम पे दिया है। यू हैव द राइट, यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी अगेंस्ट दैट चेक। इन शॉर्ट होल्डर कौन होता है? होल्डर उस इंस्ट्रूमेंट का ओनर होता है, वो पैसे उसी को मिलेंगे। अच्छा चलो मान लो आप भी ना थोड़े से लेजी हो गए, चेक आपने अपने लॉकर में सेफली नहीं रखा, थोड़े नेग्लिजेंटली ऐसे ही किधर पड़ा था। एक गेस्ट आपके घर पे आया, उसने देखा क्या बात है 25,000 रुपए का चेक पड़ा हुआ है वहां पर, उसने चोरी करके वो ले गया। कैसे भी फॉर्जरी करके, या सपोज अगर वो एंडोर्समेंट उसने फॉर्ज कर दी, किसी तरीके से उसने 25,000 रुपए बैंक से ले लिए। क्या वो थीफ अपने पास वो पैसे रख सकता है? क्या वो उसका ओनर है? नहीं, ओनर तो आप ही हो। तो एज एन ओनर आप बोल सकते हो मुझे एंटाइटलमेंट है, आई हैव द राइट टू रिसीव द बेनिफिट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। अगर वो लॉस्ट हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी गलत हाथ में आ गया, उससे मेरी राइट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ओनर हूं, मैं जाके उस थीफ से वो पैसे रिकवर करूंगी। कल को मुझे मिल गया कि मेरे मेरे पैसे किसके पास गए हैं, तो हम उस पर केस करेंगे, हम पैसे लेंगे। आई एम द ओनर, मेरे पास एंटाइटलमेंट है, वो पैसे मेरे हैं। सो दैट इज ऑल्सो टिक, ऑल द थ्री कंडीशंस आर प्रेजेंट, यू आर द होल्डर। तो एक बार फिर से कर लेते हैं स्टूडेंट्स। होल्डर वो होता है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन हो, एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव कुछ भी चलेगा, उसके पास लीगल राइट है, वो ओनर है उस इंस्ट्रूमेंट का, तो उसे अगर बेनिफिट नहीं मिलता है तो वो क्लेम कर सकता है, एंड द इंस्ट्रूमेंट इज इन हिज नेम। अच्छा एक भी कंडीशन मिसिंग हुई तो वो होल्डर नहीं है। पोजेशन है, एंटाइटलमेंट नहीं है, यू आर नॉट द होल्डर। पोजेशन है, उसके नाम पे नहीं है, यू आर नॉट द होल्डर। ओके, सो इन दिस केस अच्छा थोड़ा बहुत बेरर इंस्ट्रूमेंट में चलता है क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसा है। आप सोच रहे होगे मैम बेरर इंस्ट्रूमेंट में तो आपके पोजेशन पे है, आपके पास एंटाइटलमेंट है, लेकिन शायद आपके नाम पे नहीं होगा, फिर भी पैसे तो मिलते हैं ना एंडोर्समेंट से। हाँ, इन दैट केस तो कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसा है उस इंस्ट्रूमेंट का। So in that case, maybe that condition is not satisfied, but in all the other cases, that condition, all three conditions will be satisfied. So that person is entitled to receive or recover the amount on that instrument from the parties. उसके पास entitlement है। अच्छा अब मैं आपको questions पूछूंगी, आपको आंसर करना है, ठीक है? क्या ये लोग होल्डर्स हैं? A thief of a bearer check. अब बेरर चेक में हमें कंफ्यूजन थी, तो चलो अ थीफ ऑफ अ बेरर चेक, क्या वो ओनर है? क्या वो होल्डर है? यहां पर वो तीनों कंडीशंस हमें देखनी है। क्या उसके पोजेशन में है वो चेक? हाँ पोजेशन में तो है। क्या उसे इस चेक की एंटाइटलमेंट है? नहीं, एंटाइटलमेंट तो नहीं है। वी नेवर इंटेंडेड हिम टू हैव द चेक। नाम, हाँ बेरर चेक है, इट डजेंट मैटर, वो अपने नाम पे भी अगर ब्लैंक है तो अपना नाम भी लिख सकता है, कोई बात नहीं, वो चलेगा। पर एंटाइटलमेंट है क्या? नहीं है। सो इफ ही इज इन पोजेशन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट बट ही डजंट हैव एंटाइटलमेंट, ही इज नॉट द होल्डर, क्योंकि उसके पास राइट नहीं है टू रिसीव और रिकवर द मनी फ्रॉम द पार्टीज। ले भी लिया तो वो अपने पास रख नहीं सकता, जब ट्रू ओनर आएगा ही विल हैव टू गिव इट टू द ट्रू ओनर। पर्सन टेकिंग एन इंस्ट्रूमेंट अंडर फॉर्ज्ड एंडोर्समेंट। अच्छा किसी ने ना फॉर्जरी करके वो इंस्ट्रूमेंट अपने नाम पे ले लिया। स्टूडेंट्स याद रखो, फॉर्जरी इज अ नलिटी, इलीगल है। अच्छा फॉर्जरी क्या होता है? मतलब आपने किसी का साइन कॉपी कर लिया, ओके किसी का ऐसे ही साइन कर दिया इंस्ट्रूमेंट पे, उसे फॉर्जरी बोलते हैं। इट्स अ क्रिमिनल एक्ट, इट्स अ नलिटी, इंस्ट्रूमेंट इज नॉट वैलिड। अच्छा तो पर्सन इज टेकिंग द इंस्ट्रूमेंट अंडर फॉर्ज्ड एंडोर्समेंट।
किसी ने फॉर्जरी करके इंस्ट्रूमेंट अपने नाम पे कर दिया, तुमने शायद अपने नाम पे तो कर दिया, इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे पोजेशन में भी है, पर क्या एंटाइटलमेंट है? डू यू हैव द राइट टू रिसीव, टू रिकवर द मनी फ्रॉम द पार्टीज? नहीं, राइट नहीं है हमारे पास, तो ये भी होल्डर नहीं है। अ फाइंडर ऑफ अ बेरर चेक, किसी को बेरर चेक रोड पे मिल गया, चोरी नहीं की उसने, रोड पे गिरा हुआ मिल गया, उसे अपने पास रख लिया, अपना नाम लिख दिया उस बेरर चेक पे। लेट्स अज्यूम कि बेरर चेक साइंड था, ओके नहीं तो आप बोलोगे मैम ऐसे ही खाली चेक मिला, नहीं इतना नहीं अज्यूम कर रही हूँ मैं, वो साइन किया हुआ था, सिर्फ किसी का नाम नहीं लिखा था, बेरर था वो। अच्छा, तो क्या उसके पोजेशन में है वो चेक? हाँ है ना, उसके पोजेशन में। क्या उसके नाम पे है? हाँ, उसने शायद अपना नाम लिख दिया होगा, वैसे भी बेरर है, डजेंट मैटर। क्या उसके पास एंटाइटलमेंट है? नहीं, वी नेवर इंटेंडेड हिम टू हैव द मनी। हमारा जो ड्रॉवर है उसका कोई इंटेंशन, या एंडोर्सर है उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि उसे बेनिफिट मिले। ही इज नॉट एंटाइटल। अरे एक में नो आ गया, क्या ये होल्डर है? नहीं, होल्डर नहीं है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लास्ट वाला कर लेते हैं। बोलते हैं एजेंट इज नॉट द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इवन दो ही मे टेक मनी, बट ही इज डूइंग इट फॉर द प्रिंसिपल ना। एजेंट वेन एवर ही होल्ड्स द इंस्ट्रूमेंट, जैसे वो बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर गया या चेक लेकर जाता है, वो होल्डर दिखता है लेकिन है नहीं, बिकॉज ही इज जस्ट होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। एक्चुअल होल्डर कौन होगा? प्रिंसिपल है। सो एजेंट इज नॉट द होल्डर इवन दो ही मे रिसीव पेमेंट। वो पेमेंट अपने नाम पे नहीं लेता ना, वो तो प्रिंसिपल के ही नाम पे ले रहा है। उसके पास एंटाइटलमेंट नहीं है बिकॉज ही कैन नॉट फाइल अ केस इन हिज ओन नेम। अगर सपोज वो इंस्ट्रूमेंट के पैसे नहीं मिले, क्या वो अपने नाम पे केस कर सकता है? नहीं, केस तो प्रिंसिपल ही करेगा ना। तो इसमें होल्डर कौन हुआ फिर? प्रिंसिपल होल्डर है, ये होल्डर है, नॉट द एजेंट, बिकॉज ही कैनॉट सू, ही कैनॉट फाइल अ केस इन हिज ओन नेम। तो पैसे ले सकता है पर वो होल्डर नहीं कहलाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डर। अभी फटाफट देख लेते हैं कि ये होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है। देखो, होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब वो होल्डर तो है, वो तीन जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, एंटाइटलमेंट होनी चाहिए, उसके नाम पे होना चाहिए पोजेशन, वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए, साथ में एडिशनल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? ही इज अ पर्सन हु टेक्स द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ। उसे ये नहीं पता था कि जिससे उसे इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है उसका टाइटल डिफेक्टिव है। उसे लगा भाई जो मुझे इंस्ट्रूमेंट दे रहा है वो ओनर है, ओनर होने की वजह से वो मुझे इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, मैं भी ओनर बन जाऊंगा, एकदम गुड फेथ में लेता है। He takes the instrument for value, for consideration. Students, consideration यहाँ पर जो है, it has the same meaning discussed under section 2D of the Contract Act. Consideration means something in return. मैंने गुड्स दिए, मुझे आपसे पैसे लेने थे, आपके पास कैश नहीं था, आपने चेक दे दिया या फिर एक प्रॉमिसरी नोट दे दिया, तो मुझे पैसे लेने थे, कंसीडरेशन लेनी थी आपसे, क्योंकि मैंने गुड्स दिए, सर्विसेज दिए, तो मैंने वो इंस्ट्रूमेंट रख लिया। And the instrument is coming in his possession before the maturity of the instrument. So who is a holder in due course? Holder in due course, holder तो है, मैं वो भी ऐड कर देती हूँ यहाँ पर, फिर कंफ्यूजन नहीं चाहिए, होल्डर तो है ही वो, साथ में वो इंस्ट्रूमेंट गुड फेथ में लेता है, इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसीडरेशन लेता है, उसे एनीवेज पैसे लेने थे, एंड बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, अभी आप बताओ, ठीक है, मैं आपको पूछती हूँ, ये होल्डर है या होल्डर इन ड्यू कोर्स है? ए इशूज अ चेक एज गिफ्ट टू बी, बोलो क्या वो बी होल्डर है या होल्डर इन ड्यू कोर्स है? ए ने चेक इशू किया ना, वो भी बी के नाम पे, और बी को दे दिया, हम मान रहे हैं, तो बी के पास पोजेशन तो है। इशू किया चेक बी के नाम पे, उसके नाम पे तो है, और हमारा इंटेंशन था कि बी को वो पैसे मिले, तो एंटाइटलमेंट भी है, तो ये होल्डर तो हो गया। हाँ चलो, होल्डर तो हो गया, ये तो मैंने प्रूव कर दिया। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए ही शुड टेक द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ। हाँ, इधर कुछ बैड फेथ वाली कुछ इंडिकेट तो नहीं हो रहा ना,
ही शुड टेक इट फॉर वैल्यू कंसिडरेशन, वो तो नहीं दिख रहा है मुझे, वो तो गिफ्ट दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा छोड़ो ये बाद में, बिफोर मैच्योरिटी हाँ वो भी है। अरे कंसिडरेशन नहीं है ना यहाँ पर, वो सिर्फ होल्डर है, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उधर कंसिडरेशन नहीं है ना। होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए मुझे एक्स्ट्रा 3 एलिमेंट्स चाहिए और तीनों प्रेजेंट होने ही चाहिए, तो इधर कंसिडरेशन है ही नहीं, सिर्फ होल्डर है, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। ओके एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं टू एक्सप्लेन होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, आपको होल्डर इन ड्यू कोर्स का कॉन्सेप्ट समझाएगा। X is an employer. He is going out of station. So he keeps a blank check with Y. बोलता है कि भी इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा ऑफिस का या फिर रेंट है, तो तू भर के, एग्जैक्ट अमाउंट शायद मुझे नहीं मालूम है इस बार, मुझे नहीं पता इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा या कुछ टैक्स वैक्स भरना, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता ना, तो मैंने बोला एक ब्लैंक चेक भरोसे पे दे दिया मैंने टू वाई एन एम्प्लॉय। और हम एम्प्लॉयर चले गए आउट स्टेशन। ये एम्प्लॉय ना बड़ा स्मार्ट है, उसने क्या किया पता है, चेक के फ्रंट साइड पे में अपना नाम लिख दिया, अमाउंट में 15,000 लिख दिया। एक्स का तो साइन था ही वहां पर, ब्लैंक चेक था ना, सिर्फ अमाउंट नहीं लिखा था, पे का नाम नहीं लिखा था, साइन तो था। वाई ने बड़ी चालाकी से, ही रोट 15,000 एंड ही साइन ही रोट हिज नेम एज पे। ऑन द बैक ऑफ द चेक, ओके ये फ्रंट है ये बैक है, ऑन बैक ऑफ द चेक उसने एंडोर्समेंट कर दी पे, जेड और ऑर्डर, और वाई ने अपना साइन कर दिया। एंड ही एंडोर्सेस दैट चेक, डिलीवर्स इट टू जेड, जेड को दे दिया। जेड ने भी बेचारे ने कोई डाउट ही नहीं किया, उसने क्या देखा, फ्रंट ऑफ द चेक एक्स ने साइन किया है, ठीक है, वाई के नाम पे है, ओके, अमाउंट 15,000 बराबर लिखा है, इतना ही तो मुझे वाई से लेना था। ओके ये कौन है, जेड कौन है, वो क्यों फ्री में थोड़ी ना चेक ले रहा है, ही इज क्रेडिटर ऑफ वाई, ऐसे ही हम उसको गिफ्ट नहीं दे रहे, वो क्रेडिटर है, वी हैड टू पे हिम 15,000। तो जेड ने क्या देखा, चेक वाई के नाम पे था, ओके, एक्स ने साइन किया है, ठीक है, डेट बराबर है, अमाउंट 15,000 बराबर लिखा है। बैक ऑफ द चेक पे देखा, अरे मेरे नाम पे एंडोर्समेंट भी है, वाई ने साइन भी किया है, गुड फेथ में रख लिया, ठीक है, एनीवेज ही हैड टू रिकवर, ही इज क्रेडिटर ऑफ वाई फॉर ₹15,000, उसने गुड फेथ में रख लिया। अच्छा अब हमें डिसाइड करना है कि क्या वो होल्डर है या होल्डर इन ड्यू कोर्स है। अब गुड फेथ में तो है, यस, लेट मी चेंज द इंक फॉर यू, यस गुड फेथ में है। फॉर कंसिडरेशन फॉर वैल्यू, हाँ उसे एनीवेज पैसे लेने ही थे तो उसने चेक रख लिया, बिफोर मैच्योरिटी भी रख लिया। ही विल बिकम होल्डर इन ड्यू कोर्स, हाँ तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया, तो अरे होल्डर इन ड्यू कोर्स का सबसे बड़ा प्रिविलेज है, यू विल बिकम द ओनर, यू विल गेट द राइट, so transferee over here, holder in due course will get a good title even if the title of transferor is defective। मैम ये क्या होता है अभी, ये कहां से आ गया, सुनो स्टूडेंट्स, यहां पर जब x ने y को ब्लैंक चेक दिया तो क्या उसने y को कुछ पेमेंट की, क्या उसे कुछ अमाउंट देना था y को, नहीं, y ओनर नहीं है, y इज नॉट द ओनर, लेकिन फिर भी Z will become the owner of that check, Z will get a good title, मैं वो भी ऐड कर देती हूं यहां पर, इसे गुड टाइटल मिलेगा, गुड टाइटल मतलब वो पैसा अपने पास रख सकता है। कैसे रख सकता है भाई, यही तो प्रिविलेज है होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने का, वरना होल्डर पे हम रुक नहीं जाते। क्यों होल्डर इन ड्यू कोर्स बनाया, आपको क्या फायदा देने वाले हैं हम, ये फायदा देने वाले हैं दैट you will get a good title even if the title of your transferor is defective। इसका मतलब है कि वो 15,000 रुपए रख सकता है ना, Z will become the owner of this 15,000 rupees, he can keep this money with himself। अरे पर बेचारा X, he never had the intention to pay money to Z। अरे टेंशन मत लो, X will then later on recover that money from Y। X Y को बोलेगा भाई तेरे वजह से नुकसान हो गया, तू मुझे 15,000 दे, तो वाई भी सॉरी एक्स भी खुश
पैसे मिल गए, y को एनीवेज पेमेंट करनी थी और z को भी अपने पैसे मिल गए. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ होल्डर इन ड्यू कोर्स. तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है भाई? वो होल्डर तो है, साथ में उसके पास ये 3 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं, 3 एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड होल्डर से उसको प्रिविलेज, होल्डर के कंपैरिजन में उसको प्रिविलेज मिलता है. क्या प्रिविलेज है? देखो, होल्डर को ना स्टूडेंट्स वही टाइटल मिलेगा जो उसके ट्रांसफरर का टाइटल है. अगर ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव, होल्डर का भी टाइटल डिफेक्टिव. लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स विल गेट अ बेटर टाइटल. Even if title of transferor is defective, holder in due course will get a good title. देखो एक्चुअली ना स्टूडेंट्स, ये वीडियो में देयर वर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स जिसका बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि बेरर कौन होता है, ऑर्डर क्या होता है, एंडोर्समेंट क्या होती है. So this was just one of the concepts, but to understand this concept you also need some background of the various terms of what is Negotiable Instruments Act. So if you want the full lectures of the Negotiable Instruments Act, you can visit my website theorymasterslearning.com. There are so many options available for you. You can go for the full course, और if you feel नहीं मैम हमको तो negotiable instrument का ये वीडियो बहुत पसंद आ गया, अभी हमें full chapter सीखना है आपसे, so in that case you also have the option of purchasing just the chapter. Do visit my website theorymasterslearning.com, and if you have liked this video, if you want more such concept based videos, subscribe now to your channel Theory Masters Learning. And I hope Jenil आपका डाउट सॉल्व हो गया था. स्टूडेंट्स, अगर आपको भी कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है, यू वांट कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना. आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट कॉन्सेप्ट.